میں अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। कहने को तो अकलौता था, वरना कहने को घर की सारी जिम्मेदारी के साथ साथ 4 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। अभी मैं मैट्रिक के इम्तिहान से फारग हुआ था कि मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया। इसी अचानक हादसे की वजह से मुझे अपनी तलीम को खैराबाद कहना पड़ गया। हालांकि मुझे मजीद तलीम हासिल करने का बहुत शौक था। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, मगर किस्मत मुझे एक अलग ही मोड़ पर ले आई थी और मेरे चुपचाप किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया। कुछ अरसा तो मैंने अपने घर के पास मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे। मैं सूरत हाल से सख्त दिलबरता हो गया था। इसी परेशानी और मुश्किल में दिल कट कर रह गए थे कि एक दिन मेरा कजन मेरे पास आया और मुझे कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है एक अच्छी नौकरी के लिए। क्या तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने कुछ देर तक सोचा और बेहद तक थका दिया। कुछ दिन लगे अम्मा और बहनों को मैंने मनाने में। बिलाखिर मुझे घर से इजाजत मिल गई। मैंने अपने सफरी दस्तावेज जमा करवाए और अल्लाह के नाम लेकर सफर की तैयारियां करने लगा। अभी मैं इस वक्त में सब ही मसरूफ था कि एक दिन अचानक मेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। उम्र में तो वो मुझसे छोटी थी, मगर तमाम बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरी और इसकी बहुत ज्यादा बनती थी। मैंने लड़के की फैमिली से मिलकर फलकत सिर्फ मंगनी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था और साथ ही मैं ये भी चाहता था कि जब तक इसकी शादी में वक्त है तब तक वो अपनी तलीम पर तवज्जो दे। इन्हीं सब सोचों और उम्मीदों के साथ अपनों की दुआओं में मैंने घर से एयरपोर्ट की तरफ निकल आया। जाने से पहले मैंने अपने चाचा के घर जाकर उनसे अपने घर वालों की देखभाल का वादा लेकर गया। मेरे लिए घर को बनाना किसी मर्द की मौजूदगी के छोड़कर आना बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अब एक फैसला कर लिया था। अब मैंने अपनी सारी परेशानियों से वक्ती तौर पर छुटकारा पाने के लिए आंखें मोड़ ली, सर सेट की पुश्त निकाल लिया और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरह रवां होने लगा। मैं एक मुतवस्तित घराने से तलक रहता हूँ। मैं ना सिर्फ अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, बल्कि घर का सरबराह भी हूँ। अब मैं ही हूँ। मेरी कहानी जिंदगी की कठिनाइयों से भरी हुई है। मुझे अपनी पूरी फैमिली बहुत अजीज है और उनके आराम व सुकून के लिए मैं अपने सुकून को कुर्बानी देने का फैसला किया। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर मैंने अपनी तलीम को खैरबाद कह दिया। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं, मगर जिंदगी की हर तलफी से वाकिफ हूँ। मैंने अपनी फैमिली को सुकून भरी छाइयों मुहैया करने के लिए खुद को कड़ी धूप में जलाया था। मेरे लिए ये दिन बहुत मुशक्कत भरे थे। कभी कभी मैं सोचता कि काश मैं अपना मुल्क छोड़कर गैर मुल्क ना आता, मगर बाज दफा में अनचाहे फैसले भी करने पड़ते हैं। मैंने भी किए। मैंने एक दिन में 3 नौकरियां तक की। एक वक्त की रोटी खाता और 2 वक्त की रोटी के पैसे बचा कर रख देता। मैंने भी अभी 4 बहनों की तलीम के अखराजात पूरे करने थे और उनके अच्छे घर में शादियां भी करनी थी। इस सब के लिए मुझे अपनी जिंदगी के कई कीमती साल कुर्बान करने थे। मैंने भी हर चीज का प्लान बना रखा था, मगर मैं इस सब में से ये भूल गया था कि हम जितने भी प्लान बना ले वो सब किस्मत के सामने धीरे धीरे रह जाते हैं। मेरी जिंदगी का भी इस दिन पलटा था जब मेरी जिंदगी में एक नए शख्स की आमद हुई। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मैंने अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने ही मेरा कजन खड़ा था। हम दोनों साथ इटली जा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर इससे मुसाफा किया। कुछ देर के बाद हम मामूली की चेकिंग वगैरह से फारिग होकर जहाज में सवार हो गए। मेरा दिमाग अभी भी पीछे अपने घर में उलझा हुआ था। मैं परेशान था कि वो सब किस तरह रहेंगे। इसी परेशानी में डूबते डूबते मैं अपनी नींद की दीवानों में उतर गया। वो एक अजीब रात थी। कभी यूं लगता था कि वो सिर्फ ख्वाब है, हकीकत नहीं, मगर ये मुमकिन नहीं। वो सब हकीकी जिंदगी का एक बाप था। मेरी जिंदगी में आने वाली वो रात और वो औरत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं वो पल कभी भुला ही नहीं पाऊंगा। जिन पलों में वो मेरे साथ थी, वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर परकश जरूर थी। दुनिया वालों की नजरों में ना सही, मगर मेरी नजरों में थी। न जाने इसमें ऐसा क्या था कि मैं बेसकता इसकी तरफ खींचता चला जाता। वो वहीं इसी बिल्डिंग के 3रे फ्लैट पर रहती थी। कहने को तो वो बरतानवी शहरियत की मालिक थी, मगर लगती तो एशियानी थी। मेरी पहली बार इससे बातचीत एक सुपरमार्केट में शुरू हुई थी। वो इससे मेरी पहली मुलाकात थी। वो मेरे आगे अपनी ट्राली लेकर खड़ी थी और मैं ऐन इसके पीछे था। अगली बारी काउंटर पर इसी की थी, मगर वो अपने पर्स में बुरी तरह उलझी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया तो इसके चेहरे पर परेशानी रकम थी। मैंने इससे वजह पूछनी चाहिए, मगर मैं फलक वहां की जुबान से नावाकिफ था।
समझी काउंटर पर मौजूद लड़के ने जो कि एक इंडियन था मेरी मदद करते हुए मुझे बताया कि वो ये लड़की अपना पर्स कहीं खो चुकी है और अब इसके पास ये सब खरीदने के पैसे नहीं है। मैंने इसकी मुश्किल देखते हुए इसके मना करने के बावजूद अपने साथ इसका बिल भी अदा कर दिया। वो बेसख्ता मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। बाहर आकर उसने उर्दू में मुझसे बात करनी शुरू कर दी तो मैं हैरान रह गया। तब उसने मेरी हैरान शक्ल देखते हुए मुझे बताया कि इसकी माँ पाकिस्तानी थी, इसीलिए गुजारे लायक उर्दू से इसे भी आती है। इसके साथ चलते चलते मैंने एक बात नोट की कि वो मेरे ही रूट पर चल रही थी और जब मैंने इससे बात से पूछा तो उसने कहा कि वो इसी बिल्डिंग में रहती है जहां तुम रहते हो। इसी इत्तेफाक पर हम दोनों ही बेसख्ता मुस्कुरा उठे। उसने बताया कि वो एक स्टूडेंट है, इसका नाम मरियम है और वो करीब के कॉलेज में ही पढ़ती है। बातों बातों में उसने बताया कि वो एक मुसलमान है और उसके वालिदैन भी मुसलमान है। अब हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। मैं खरीदने के पैसे नहीं, मैं इसकी शक्ल देखते हुए इसके मना करने के बावजूद भी अपने साथ इसका बिल भी अदा कर दिया। मैं अक्सर डायरी लिखा करता था, यह मेरी पछताना आदत थी। सफर में भी मेरी डायरी मेरे हमरा थी। मुकर्रर वक्त पर हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये इटली का शहर विंस था, प्यार करने वालों का शहर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मैंने इसका आसमान की तरफ देखा। ये एक नया मुल्क, एक अनजान शहर था। मैं अपने कदम के बाइस में आगे बढ़ने लगा। बाहर आकर हमने टैक्सी, कुछ देर बाद हम एक पसीना इलाके की तरफ बढ़ने लगे। वहां हर तरफ अजीब बरजानी से इमारतें बनी हुई थी। अजीब किस्म के लोग हर तरफ थे। एक लम्हे को मेरा दिल इस माहौल से घबरा कर वापस चलने को चाहा। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके कदम बाहर रखा। ये एक बोसीदा और सख्ता हाल इमारत थी जो पुरस्कून और तरक्की याफ्ता मुमालिक के ख्वाब सजा कर मैंने यहाँ आया था। वो सब चकनाचूर हो गया था। मेरा दिल किया कि मैं यहाँ से भाग निकलूं। वो लोग जो दरगैर के गुन गाते हैं, इन सब को यहाँ ला कर बताऊं कि ये तो हमारे वतन से भी बदतर है। हर तरफ बदबू फैली हुई। ये सब देख कर मुझे जोर से हबकाई आने लगी। दिल पर पत्थर रखकर मैंने आगे की तरह कदम बढ़ाए। बहुत मुश्किल हम चौथी मंजिल तक पहुंचे। सामने ही हमारा फ्लैट था। हम अंदर दाखिल हुए तो धूम मट्टी से उठा हुआ था। यूं लगता था कि गोया सदियों से यहाँ किसी का गुजारा नहीं हो। मैंने नाक पर रुमाल बांध लिया। मेरा कजन भी मेरी है जैसी कैफियत से गुजर रहा था। हमने हिम्मत करके आगे बढ़कर सफाई का काम शुरू किया। बिलाखिर चंद घंटों की मेहनत के बाद हमें अपने मकूल की सूरत हाल में लाने का कामयाब हो गए। इस सब के बाद हम थकन से चूर चूर हो गए। अभी हम कुछ खाने के बारे में ही सोच रहे थे कि हमारा पड़ोसी हमारे लिए एक टुकड़े में एक कुछ सैंडविच और कॉफी लेकर आ गए। हमने वो जल्दी जल्दी खाकर इसका शुक्रिया अदा किया और लंबी तान कर सो गए क्योंकि अगली सुबह हमें नौकरी की तलाश में भी जाना था। मैं आज अपनी शिफ्ट पूरी करके आ रहा था कि रास्ते में वो मुझे दिखी। गमगीन सूरत में बैठी हुई थी। मैं इसके करीब गया तो इससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है और इतनी परेशान क्यों है। इसकी माँ और बाप के बीच आज फिर से बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने इसकी बात सुनकर इसे अपने साथ आने को कहा और बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे वालिदैन से बात कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि नहीं, तुम और मैं क्या, इन्हें कोई भी नहीं समझा सकता। इसकी बात सुनकर मैंने इसे सिवाय तसल्ली के कुछ नहीं दे पाया था। फिर वो कुछ दिन मुझे नजर ही नहीं आई। मैंने इसकी एक दोस्त से किसी बातचीत पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी माँ और अपने बाप के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि वो मुझे बिना बताए कुछ चली गई है, मगर वो मुझे बताती भी तो क्यों? आखिर हमारा कौन सा कोई रिश्ता था? वो मुझे बता कर जाती। फिलहाल कुछ दिन में इसी के बारे में सोचता रहा कि वह न जाने इस तरह क्यों खफा अचानक यहाँ से चली गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद इसकी वजह इसकी माँ। इन्हीं दिनों मैंने एक और नौकरी करनी शुरू कर दी। मैं एक दिन में तीन नौकरियां कर रहा था। इसके बावजूद खर्चे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं न जाने कितनी बहस करने का सोचा कि ताकि इससे बसीदा इलाके से किसी मकबूल जगह रहायश ढूंढ सकूं, मगर हर बारी कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता। अभी भी मैं बचत का ही सोच रहा कि खानदान में किसी की शादी का शोर उठा। घर वालों के एक मकबूल रकम पहुंचानी पड़ी ताकि वो अच्छी तरह शादी में शिरकत कर सके। गुजारे वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थी। मैं मजीद नौकरी की तलाश में पड़ गया। हर तरफ से जैसे मुश्किलात ने घेर लिया था। इन्हीं दिनों की बात है कि वो मुझे एक दिन एक मेडिकल स्टोर के सामने दिखी। मैंने इसे बेसख्ता आवाज देकर रोक दिया। उसने पलट कर मेरी तरफ देखा और मुझसे मिलने के लिए मेरी तरफ आई। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद इससे इसकी खैरियत दरियाफ्त की तो इसने मुझे बताया
کہ اس کے ماں باپ کے بیچ ایک بار پھر سے اس کے لے کر اس کی ماں چاہتی ہے کہ وہ پڑھے اور باپ چاہتا ہے کہ نوکری کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے تو اس نے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتی ہے اور ساتھ میں کوئی پارٹ ٹائم جاب بھی کر لے گی۔ پھر ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ایک دن وہ مجھے اپنی ماں سے ملانے اپنے گھر لے گی۔ میں نے جب اس کی ماں سے ملاقات کی تو وہ مجھے جانی پہچانی لگی۔ میں باوجود کوشش کے پہچان نہ سکا تو اس نے مجھے پوچھا، بیٹا میری بات سن۔ وہ ہنس دی اور بولی، میں سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں کہ تم مجھے کیسے جان سکتے ہو؟ ان کی بات میں دم تھا مگر اگلے بہت سے دن ان کا چہرہ میری برداشت سے منحور۔ ایک دن میں نائٹ شفٹ سے واپس گھر لوٹ رہا تھا تو راستے میں اچانک شور سنائی دیا۔ میں نے آگے جا کر دیکھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک لڑکی زمین پر پڑی کر جا رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ہاسپٹل لے کر آ گیا اور ایمرجنسی میں فوراً اطلاع دے دی۔ صبح کے قریب ڈاکٹر نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ وہ ہوش میں آئی ہے اور آپ اب ان سے مل سکتے ہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، انسانیت کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں موڑ کر لیٹ گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت پرکش تھی۔ اس کے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ وہ بے پناہ حسن کی مالک تھی۔ میری نظر اس کی بالوں پر شہر گئی۔ گولڈن کلر کی زلفیں اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ میرے ادکار وہ نیند میں سکسا گئی۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جلدی ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن میں نے جاب سے چھٹی لے لی۔ وہ پورا دن اس کی دیکھ بھال میں گزارا۔ وہ میرے اخلاق سے کافی متاثر ہوئی۔ میں نے بھی اس کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کچھ دن بعد وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوگی۔ میں اسے اس کے گھر میں چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ وہ بھی ایک فلیٹ میں رہتی تھی مگر وہ فلیٹ ہمارے فلیٹ سے کئی گنا بہتر تھا۔ میں نے اس کو اس کے کمرے تک پہنچنے میں اس کی مدد کی۔ پھر کچھ میں جا کر اس کے لیے کچھ کھانے کو بنا لایا۔ شام سے پہلے وہ دعا لے کر سو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ہماری ملاقات بڑھنے لگی۔ اس کا نام نتاشا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی۔ مجھے اس کے بنا رہنا مشکل لگنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اس سے کی تو اس کی طرف سے بحث مجواب میں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ پھر اس نے اس کی خاطر بحث کرنا شروع کر دی۔ وہ خود بھی جاب کرتی تھی اور پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ماں نے جب مجھے یہ بات بتائی تو میں یہ سوچ کر دکھی ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بنا بتائے تاریخ بھی طے کر دی گئی ہے۔ فیلحال بہن دے بات کر کے میں اب سے اسے مبارکباد دی اور دعائیں دی کہ میں نے نتاشا کو بھی اس کے بارے میں بتایا تو اس نے سن کر مجھے مبارکباد دے دی۔ چاہے جتنا بھی برا کیا ہو پھر بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ ہم روز ملنے لگے۔ میں نے اب اس کے ساتھ ہی جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ ہم ایک ساتھ جاتے اور ساتھ ہی واپس آتے۔ ایک دن میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا تو اس نے ہاں بھی کر دی۔ میں ابھی تک اس کے فیملی کے بارے میں ہی نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں، وہ ایک یتیم خانے میں پلی بڑی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی دکھ ہوا۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ میرا ارادہ جلدی اس سے شادی کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا، میں نے اماں کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اماں کچھ پل کے لیے بالکل خاموش ہوگی۔ پھر انہوں نے جوابات میں مجھے بتائی۔ اس نے میرے ارد گرد دھماکے کر دیے۔ کتنے ہی دن میں اماں کی بات پر یقین کرنے کی کوشش میں لگا رہا۔ کتنے ہی دن میں نے دعائیں کی کہ کاش ایسا نہ ہو، مگر حقیقت وہی تھی جو میں نے سنی تھی۔ پھر میں نے ایک اچانک فیصلہ کیا اور نتاشا سے شادی کی تاریخ کی بات کر دی۔ اس نے اتنی جلدی کرنے کی وجہ مجھ سے پوچھی تو میں نے دراصل اسے اصلی بات نہیں بتائی۔ بہرحال وہ شادی کرنے کے لیے راضی ہوگی۔ میں نے اپنے کزن اور کچھ دوستوں کو اکٹھا کر کے بتایا اور شادی کے انتظامات کرنے کو کہا۔ میرا وہ کزن میرا بچپن کا دوست بھی تھا اور مجھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ وہ کسی کو بتا دے گا۔ میرے دوستوں میں پھر کافی اچھا انتظام کر لیا تھا۔ اگلے ہفتے ہی ہماری شادی ہوگی۔ وہ دن میرا سب سے خوشیوں بڑا دن تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ خوشیاں وقتی تھی۔ میں نے پھر سے نوکری پر جانا شروع کر دیا اور نتاشا بھی میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ ابھی میں ماں مشکل ہی خرچے پورے کر پا رہا تھا کہ ایک دن ماں کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ میں جو پیسے انہیں بھیجا کرتا تھا اسے بچت کر کے انہوں نے ایک سلائی سینٹر کھول دیا ہے گھر میں، جس سے کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے۔ تم اب پیسے مت بھیجنا، بلکہ میں تمہیں خود پیسے بھیج دوں گی اور تم بھی کوشش کر کے جلدی واپس چلے آنا۔ میں ان کی بات سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ چلو خرچے کی طرف سے میری پریشانیاں ایک حد تک کم ہوگی۔
मगर वापस आने की बात मेरे लिए परेशान कुन थी। फिर कुछ दिन की सोच विचार के बाद मैंने एक फैसला किया कि जितने भी पैसे जमा हुए थे इसे लेकर मैं पाकिस्तान जाकर अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मगर मैं नताशा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता था, और अगर इसे साथ लेकर जाता तो अम्मा से क्या कहता। मैं दोहरी मुश्किल में फंस गया था। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटता चला जा रहा था कि कोई हाल ही नहीं समझ में आ रहा था। तभी मैंने नताशा को सारी सूरत हाल बताने का फैसला किया, क्योंकि आज न सही तो कल मुझे वापस जाना ही था और नताशा को साथ लेकर ही जाना था। मेरी सारी बात सुनकर इसने मुझे कहा कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो इसे भी ले जाऊंगा। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर मजबूरी में मुझे ये फैसला करना पड़ा। मैं अगले हफ्ते ही वापस टिकट बुक करवाए और जाने की तैयारी करने लगा। इस दिन मेरी रवानगी थी कि मैं एक लंबे अरसे के बाद वतन वापस जा रहा था, मगर नताशा की वजह से काफी उदास भी था। वो भी दुखी नजर आ रही थी। मेरे सारे दोस्त मुझे मिलने आए थे, मगर इसमें से मैं एक शख्स भूल गया था, वो थी मरियम। यहाँ तक कि मैं इसे अपनी शादी में बुलाना तो दूर की बात, अपनी शादी की इत्तला तक न दे सका, और वो भी मुझे कई अरसा हो गया दिखी नहीं, न जाने कहाँ चली गई थी। मैंने अपने कजन से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया किसे भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। अरसा हुआ इसे किसी ने नहीं देखा था, पता नहीं क्यों, मगर आज वो मुझे याद आई थी, न जाने कहाँ चली गई थी। इन्हीं सोचा में मैं उलझा उलझा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। मेरा कजन मेरे साथ मुझे छोड़ने आया था। एयरपोर्ट पर पहुंचकर अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैंने अब इसे कहा कि नताशा का ख्याल रखना, और मरियम के बारे में अगर कुछ पता चले तो मुझे फौरन बताया। मेरी बात सुनकर इसने इसबाब में सर हिला दिया। मैंने सारा साल घर से बाहर होता था और मेरी माँ घर चलाया करती थी। मैं 3-3 नौकरियां करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा होने लगा कि माँ ने कहा कि अब तुम पैसे ना भेजा करो। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अम्मा ने कहा कि मैंने घर पर सिलाई सेंटर खोल दिया है, अच्छी कमाई हो जाती है, और अब तुम पैसे भेजना छोड़ दो। और इस दिन के बाद अम्मा ने मुझे फिर से पैसे लेना शुरू कर दिया, और ऐसा ही चलता रहा। आखिर मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं अच्छा कारोबार बना सकता था। मैं बिन बनाए घर को चल पड़ा, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने ही वो उसकी माँ बैठे हुए थे। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो कभी यूं घर में बैठी होंगी, जिसके बारे में मैं यह सोच सोच कर परेशान हो गया था। वो तो यहाँ मेरे घर में मेरे सामने बैठी थी। मुझे कुछ पल को समझ न आया कि क्या करूं, मगर जैसे जैसे मेरे हवस बेदार होने लगे, मेरे दिमाग में सवालात की मार होने लगी। पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो मेरे घर में क्या कर रही है, आखिर वो यहाँ पहुंची कैसे, और तो उसकी माँ और वहाँ बाप क्यों है। आखिर क्या बात है कि वो यहाँ मौजूद है। क्या उसने मेरे घर वालों को नताशा के बारे में सब कुछ बता दिया? नहीं, क्योंकि वो भले नताशा और मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी, मगर हमारे प्रपोज के बारे में जरूर जानती थी। वो मरियम थी जो इतने दिनों से गायब थी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो यूं मेरे घर में ही मिलेगी। अब भी मैं इन सब में ही उलझा हुआ था। किसने मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासरात देखकर इसे शायद मेरी परेशानी का अंदाजा हो गया था। तभी वो मुस्कुराते हुए अपनी फैमिली समेत मेरे घर वालों से रुखसती लेकर चलेगी। मैं अभी भी सख्ते में था। खैर फिलहाल के लिए तो बटाली थी। मैंने आगे बढ़ा और अपने घर वालों से मिलने लगा। मैं एक लंबे अरसे बाद इन सबसे मिल रहा था। मेरी माँ की आंखें वो मेरी मनमोहजा थी, जो मुझे पता भी नहीं चला। कुछ कॉल करके ये भी बताया था कि मेरा निकाह मेरी बचपन के दो कजन से ही हो गया था। इस वक्त मैंने ये नहीं पूछा कि वो कजन कौन थी, मगर इसके बावजूद मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ कि वो कजन मेरी मरियम होगी। क्या पता इसे भी इस सब के बारे में ना पता हो, मगर इसके रवैये से यूं नहीं लग रहा था। ना ही वो मुझे वहां देख कर हैरान हुई। सोचा मैं घर में मुझे नींद आ गई। अगली सुबह माँ के बताए गए पते पर जाने के लिए मैं घर से जल्दी निकल आया। कुछ देर की तलाश के बाद बिलाखिर मैं पता ढूंढने में कामयाब हो गया। अब मैं उनके दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। थोड़ी देर बाद अंदर से किसी के आने की आवाज आई और इसके साथ ही दरवाजा खोल दिया गया। खोलने वाली जब मुझे दरवाजे पर खड़े देखा तो एकदम हैरान होगी। फिर साइड पर होकर रास्ता देते हुए बोली कि अंदर आ जाओ। मैं इसकी तनकीद में इसके पीछे चलने लगा। अंदर एक कमरे में जाकर इसने मुझे बैठने को कहा और खुद भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने इसकी तरफ देखा और बात शुरू कर दी। क्या तुम मेरे घर वालों को मेरी शादी के मुतालिक बताया है? मेरा सवाल सुनकर वो मुस्कुरा दी। मेरी आवाज में साफ अंदेशे बोल रहे थे। मैंने इसकी तरफ सवालियों नजरों से देखा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना ही मैं बताऊंगी। मैं इसका जवाब सुनकर यह पुरस्कून हो गया
और फिर इससे सबसे अहम सवालात इन्हीं किए गए। यह सुनकर मैं और परेशान हो गया। अगले दिन मैंने इससे मिलने से इसके घर गया तो वो घर में ही मौजूद थी कि इसने क्या सोचा है और आगे का और इसके निकाह के बारे में क्या सोच। इसने कहा कि वो बड़ों का फैसला था जो हमारे बचपन में किया गया था, मगर अब हम बड़े हो चुके हैं, तुमने भी अपना घर बसा लिया है और मेरी भी कोई जज्बाती बस्ती को यूं नहीं। इस रिश्ते से तुम चाहो तो हम नताशा के इल्म में भी ये बात किसे बगैर इस मामले को खत्म कर सकते हैं। इसकी पूरी बात सुनकर मैंने इसे कहा कि अगर अम्मा ये नहीं मानेगी इसकी फिक्र मत करो, मैं इनसे खुद ही बात कर लूंगी। मेरी बात सुनकर इसने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी मुतमिन होकर घर चल दिया गया। अगले दिन वो हमारे घर आ गई और माँ के कमरे में बैठकर काफी देर न जाने इनसे क्या बातें करती रही। जब मेरी माँ के साथ बाहर निकली तो इसके चेहरे पर सब ठीक का सिग्नल था। मैंने माँ की तरफ देखा तो इनकी आंखों में मेरे लिए शिकवा झलक रहा। मैंने नजरें चुरा ली। मैंने तलाक का इंतजार कर लिया और ये मरहला भी अपने अंजाम को पहुंचा। मैं यूं लग रहा था कि जैसे मैं एक तवील मुसाफत तय करके आया हूँ। मैंने देखा मेरी माँ अब मुझे इस सालों पर आने वाले रिश्तों को तोड़ने पर दुखी थी, और रही बात ये मेरी, तो मेरा दिल भी ये कह रहा था कि मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर ना थी। हम साहब से मिलकर वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। मैं इन्हें छोड़ने जा रहा था। सारे रास्ते हमारे बीच कोई बात ना हुई। मुझे यूं लग रहा था जैसे इसके वालिदैन भी मुझे अभी ख्वाह है। मैं इससे बात करने की हिम्मत ना कर पा रहा था। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने गाड़ी की रोकी और इन्हें उतार कर सामान उतारने में मदद की। इस सब से फारग होकर वो अंदर बढ़ गए तो वो रुकी और एक कागज मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसने कहा कि यह तुम्हारे लिए है, और फिर वो अंदर की तरफ चली गई। मैंने वापसी के लिए मुड़ा और गाड़ी में बैठकर वो कागज खोला तो इसमें एक खत दर्ज था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो लिखा था कि जब ये तुम पढ़ रहे होगे इस वक्त मैं तुमसे दूर जा रही होगी। मैंने जब ये पहली बार इटली में तुम्हें देखा था मैं तब भी पहचान गई थी कि हम 20 सालों से पाकिस्तान नहीं आए थे, मगर तुम्हारी माँ से हम राब्ते में रहते थे। वो गाहे बगाहे तुम्हारी तस्वीरें भी बेचती रहती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि तुम इटली आ रहे हो, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इटली में किस शहर में आओगे। और जब फिर मैंने तुम्हें वेंस में देखा तो मैंने खाला से भी पूछा तो मुझे कन्फर्म हो गया कि तुम ही ये हो। मैं शुरू से जानती थी कि तुम मेरे कजन हो। और रही बात निकाह की तो ये भी बात मुझे अब पता चल गई थी, देर से सही मगर माँ ने बता दिया था। हम तकरीबन रोज मिलने लगे थे। तुम इन्हीं मुलाकातों को दोस्ती का नाम देते थे और मैं मोहब्बत का देने लगी थी। तुम्हारे साथ गुजारे सारे लम्हे मुझे हमेशा याद रहेंगे। मुझे याद है कि एक दिन तुम मेरे पास आए तो तुम बहुत परेशान थे। इसी वक्त मैंने तुम्हारी परेशानी की वजह पूछी तो तुमने बताया कि तुम्हारे को मैंने इस माहौल से दूर जाकर अपने दिल के जख्म को बुझाना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम ये सब कुछ पाने पर मुझे माफ कर दोगे। इसका खत पढ़कर मैं दंग रह गया था। वो सब जानती थी मगर इसने कभी मुझे एहसास तक ना ही होने दिया था। वो मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। ये बात मुझे क्यों नहीं पता चली। मैं कितनी ही देर इस खत के रुखसार में रहा और नताशा के इतना करीब थी और मुझे इतना नहीं पता चला। इस वक्त मैं खुद को दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान समझ रहा था, मगर मेरा दिल इस मामले में मुझे कह रहा था कि ये मैं नहीं जानता था। बस गुजरते वक्त के साथ साथ इसकी याद मेरे दिल में दिमाग में नक्श होकर रह गई थी और मैं जानता था कि ये कभी नहीं मिटने वाली। यही मेरी कहानी का इंतजाम था, अफसुर्दा होकर भी ना अफसुर्दा रहना। नाज़रीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मजीद इस तरह की सबकवास कहानी और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।